अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इलेक्शन की मुकर्रर तारीख यानी 14 मई आने में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है और इस एक हफ्ते के अंदर पंजाब में इलेक्शन अब नामुमकिन हो गए हैं। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल हुकूमत को फिर खबरदार कर दिया है कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो अवाम सड़कों पर होंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगले हफ्ते से मैं जलसे करूंगा, शुरू करूंगा इधर से 14 मई तक, अटक तक जलसे करूंगा। मैं पब्लिक में निकलूंगा, आवाम को तैयार करूंगा। हम डिमांड करेंगे कि हमें इलेक्शन दिए जाएं। पंजाब का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, उसकी कैंपेन शुरू कर रहा हूं। हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई और लाहौर में रैली से खिताब में इमरान खान ने एक आला अस्करी ओहदेदार का नाम लेकर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम उन पर लगाया। मगर अहम बात यह है कि इमरान खान अब एक बार फिर इलेक्शन के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं। मगर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी इलेक्शन के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं, चाहे कौमी असम्बली के इस्तीफे हो, सूबाई असम्बलियों की तहलील हो या इस्लामाबाद की तरफ मार्च, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की तमाम कोशिशें अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रही हैं। इसलिए अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा सड़कों पर आकर क्या हासिल कर सकेगी, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। इमरान खान चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के खिलाफ एक्शन ले। अहम बात यह कि कल इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद रैली निकालने पर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 38 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया है और असद उमर समेत 180 कारकुनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। कल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खवातीन सियासी कारकुनों को घसीटकर पुलिस वैन में डाला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया, जिस पर सोशल मीडिया में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पुलिस के एक्शन की मजम्मत की जा रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की थी तो खवातीन को सबके सामने घसीटने के बजाय मुकदमा दर्ज कर लिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पुलिस पर गैर कानूनी कार्रवाइयों के इल्जामात भी लगाए गए हैं। 14 मई को इलेक्शन पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं और अब देखना होगा कि क्या 14 मई की तारीख गुजरने या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेती है या नहीं। इस हवाले से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने आज दावा किया है कि उम्मीद है इस हफ्ते अदालत से कुछ शॉर्ट ऑर्डर आएंगे। अल्लाह ताला ने उमर अता बंदियाल की जो अदलिया के चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और उनकी यकजहती के लिए जिस तरह इमरान खान साहब ने कॉल दी है और सारा मुल्क अब उनके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि रास्ता एक ही पीछे बचा है कि अगर आप अदलिये के साथ होंगे तो आप इस मुल्क में ज़िंदा रह सकते हैं। ये कहते हैं जी कि हमने नहीं कराने, पैसे नहीं हैं। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है इस हफ्ते कुछ तो शॉर्ट ऑर्डर भी आएंगे। मगर हुकूमत इलेक्शन से मुतल्लिक अपनी पोजीशन से पीछे ना हटने पर डट गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पार्लियामान के इस्तिकाक और आईनी इख्तियारात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पार्लियामेंट अपने दायरे में रहकर अपने हक को मनवाएगी। पार्लियामान का जो इस्तिकाक है, पार्लियामान की जो आईनी जो उसका इख्तियार है, उसको हर सूरत उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए पूरी पार्लियामान यकसू है। पार्लियामेंट जो है वो अपने दायरे में रह के वो अपना हक जो है उसको मनवाएगी। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी नजर आ रही है और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो भी नाकाम हो चुके हैं। अब ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कल इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि 14 मई को अगर पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे तो वो सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। तो 14 मई को तो इलेक्शन हो नहीं सकते, एक हफ्ता ही बाकी है। इमरान खान सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या दबाव बढ़ेगा हुकूमत पर या नहीं? देखें शहजाद साहब, इस वक्त इमरान खान साहब एक बड़ी वीक पोजीशन पे हैं। वीक पोजीशन उनकी इसलिए है कि पहले उन्होंने पिछले साल 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम जनाब इस्लामाबाद तो कब्ज़ा कर लेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो असम्बली तोड़ने का फ़ैसला कर चुके थे और इमरान खान साहब को पता चल चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अब शहबाज शरीफ ने असम्बली तो तोड़नी है
तो इसका क्रेडिट मैं क्यों ना ले लूँ। और उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया ताकि ये लगे कि ये असम्बली जो है वो उनके दबाव पे तोड़ी गई है। तो शहबाज शरीफ साहब बैकआउट कर गए और उस वक्त इस सारे मामले को कमर जवेद बाजवा साहब फैसिलिटेट करवा रहे थे। फिर 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि अब मैं पिंडी जाऊंगा और पिंडी से मैं इस्लामाबाद आऊँगा। उस दिन जब उन्होंने अपने सामने मजमा देखा तो वापस चले गए, इस्लामाबाद आए नहीं, वापस चले गए। और फिर उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया और उसमें भी काफ़ी दिन लगा दिए और फिर उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दी। अब उसके बाद जब उनका काम नहीं बना तो उन्होंने कहा अब तो मैंने कौमी असम्बली में वापस जाना है। और वही पीटीआई जो पहले अदालतों में जाके कहती थी कि जनाब हमारा कौमी असम्बली का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो रहा, इस्तीफ़ा मंजूर करवा दें, वही पीटीआई अदालतों में जाके कह रही थी कि जनाब हमने वापस जाना है असम्बली में, हमें वापस भिजवा दें। तो इसलिए इमरान खान की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से हुकूमत ने एक नाम नहाद किस्म के मुज़ाकरात किए उनके साथ, जिसमें हुकूमत की कोई नीयत नहीं थी कि मुज़ाकरात कामयाब हों और वो कामयाब नहीं हुए। तो अब इमरान खान साहब अगर 14 मई को जा रहे हैं सड़कों पे जी, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि पहले 25 मई और फिर 26 नवंबर को उनके साथ जो हुआ, तो अगर सड़कों पे जाने की जो का ऐलान है उसकी नाकामी की हैट्रिक होगी, तीसरी मरतबा भी वो नाकाम हो गए, तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो हामिद मीर साहब, ये बात जो आप कर रहे हैं कि वो एक वीक पोजीशन में है, उनके पास महदूद ऑप्शंस रह गए हैं, फिर क्या वजह है कि इमरान खान ने इस मुज़ाकरात के अमल के दौरान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली कि हम 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील होना चाहते हैं और जुलाई में हम इलेक्शन चाहते हैं। और आखिरी दिन भी आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब को जब जज साहब ने भी पूछा तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। क्यों ये पोजीशन ली, क्यों किसी डेट पे एग्री नहीं कर गए, चाहे वो 30 जुलाई को असेंबली डिसॉल्व करने की हो? क्यों इमरान खान साहब बजट रहे कि 14 मई से पहले होनी चाहिए? देखें, मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो वजह है वो पॉलिटिकल वजह है और उनकी जो मुज़ाकराती टीम है उसने तो लचक दिखाई टेबल पे, लेकिन फिर उन्होंने कहा हम जाके खान साहब से पूछेंगे और फिर वो वापस नहीं आए। मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को भी पता है कि हुकूमत सिंसियर नहीं है और मेरा भी यही ख्याल है कि हुकूमत जो है वो हर सूरत में चाहती है कि ये इलेक्शन 14 मई तक ना हो और ये इलेक्शन जो है ये वो अक्टूबर में करवाना चाहते हैं, हर सूरत में वो अक्टूबर में करवाना चाहते हैं। तो इमरान खान की तो वजह ये होगी कि जनाब हुकूमत सिंसियर नहीं है। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ जी कि 14 मई के बाद इलेक्शन की किसी डेट पे राज़ी होना आइन के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है और ये जो आइन की खिलाफ वर्जी है इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। क्या ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? अगर ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये आइन के साथ खड़ी है तो इसने ये क्यों बात की कि जनाब सियासतदान आपस में मुज़ाकरात करके किसी एक डेट पे इत्तेफाक कर लें तो फिर हम कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। अगर गुंजाइश निकल आती और ये 14 मई की बजाय 14 जून या 14 जुलाई या 14 अगस्त 14 सितंबर पे ये राज़ी हो जाते तो फिर कोर्ट ने गुंजाइश निकाल लेनी थी जी। तो वो गुंजाइश तो आइन के मुताबिक नहीं है। फिर वो कहती ना तहरीक इंसाफ की आईनी तरमीम करेंगे, उसके लिए हम देखिए ना, ये अजीबोगरीब आप पाकिस्तान की तारीख में जो है ना मिसालें कायम कर रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला पहले किया है और आइनी तरमीम आप बाद में करेंगे। ये आइन है, इसके साथ ना सुप्रीम कोर्ट को राइट पहुंचता कि वो मजाक करे, ना हुकूमत वक्त को ये राइट पहुंचता कि वो इसके साथ मजाक करे। तो अगर 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होते तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? समात पर समात होती जाएगी या जैसे कि पिछले हियरिंग में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने मीर साहब ये कहा है कि शायद हमारा फैसला आज इम्प्लीमेंट ना हो लेकिन वो स्टैंड करेगा और कल को वो इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा। चले जो भी वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को ये ख्याल करना चाहिए कि उनके इस बेंच पे पहले दिन से एतराज़ात हो रहे थे, उनको थोड़ी वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती मसलहतों की वजह से ना तो बेंच तब्दील किया, ना एक बड़ा बेंच बनाया, ना उन्होंने फुल बेंच बनाया, और इससे वो इनकार नहीं कर सकते। तो तारीख़ में
ये भी लिखा जाएगा कि जब इमरान खान भी फुल बेंच पर राज़ी था, जब शहबाज शरीफ भी फुल बेंच पर राज़ी था, जब वकला की तंजीमें भी फुल बेंच पर राज़ी थी, तो चीफ जस्टिस साहब राज़ी नहीं थे। एक और बात चीफ जस्टिस साहब को अपने ज़हन में रखनी चाहिए। ठीक है, माजी में भी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने इधर फैसला किया, उधर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई। क्या आप और मैं बच्चे हैं, काके हैं? हमें नहीं पता कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, ताकत वहीं से मिल रही थी, ताकत उनको वहीं से मिल रही थी। अब उनको पता है कि मेरे पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी, ठीक है। तो अब अगर उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो करके देख ले। मैं नहीं चाहता कि कोई एडवेंचर हो, और मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी आइन के अंदर रहना चाहिए था। अब अगर वो कोई एडवेंचर करेंगे और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो इसके नताइज बड़े संगीन निकल सकते हैं, और इसका खमियाजा न सिर्फ ये कि आप और मैं, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे, बल्कि ज़ाती तौर पे उमर अताब बंदयाल साहब भी इसका खमियाजा भुगतेंगे। मीर साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस अब बड़े महदूद रह गए, तो फिर क्या वजह है कि पीटीआई मामलात को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा रही है? क्योंकि कल जो खिताब किया इमरान खान ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक आला अस्करी ऑफिसर जो है उस पर इल्ज़ाम आएगा अगर मुझे कुछ होता है, वो कत्ल करना चाहते हैं मुझे। फिर इससे पहले फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में बाजवा साहब उस वक्त के आर्मी चीफ फैसले करते थे, वो हुकूमत चला रहे थे, और आज भी ऐसा ही है कि जो आर्मी चीफ है वो हुकूमत चला रहे हैं। इमरान खान का ये ख्याल है कि जिस तरीके से बाजवा साहब सुबह शाम पॉलिटिक्स में मुलव्वस थे, तो ये हर आर्मी चीफ ऐसा ही करता है, ठीक है ना। लेकिन और जब बाजवा साहब चेंज हो गए, उनकी जगह पे जनरल आसिम मुनीर आ गए, तो इमरान खान साहब ने कोशिश की उनके साथ मुलाकात करने की, तो रास्ता निकालें उनके साथ, लेकिन वो नहीं मिलते। तो अब अगर एक आर्मी चीफ जो है वो सियासतदानों से मुलाकातें नहीं करता, तो फिर इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि उसको प्रेशराइज़ करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर का दोबारा नाम लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है उनको चाहिए कि वो एविडेंस सामने लेके आएँ। सही, जो ये बात कर रहे हैं। अच्छा मीर साहब, मुझे ये पता है कि हम में से आपको ज़्यादा पता है कि आगे क्या हो सकता है मुमकिना तौर पे। हतमी तौर पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता इस मुल्क में। तो ये मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, अक्टूबर तक मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे कि इमरान खान सड़कों पे होंगे, अदालतें समाअत करती रहेंगी और एक के बाद एक उनकी समाअत होती रहेगी, ऑर्डर आता रहेगा, लेकिन इलेक्शन जाकर पूरे मुल्क में एक साथ अक्टूबर में होंगे? क्या ये होगा या कुछ और भी हो सकता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला दे दे हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, क्या हो रहा है? देखिए, हुकूमत की और वजीर आजम की स्ट्रेटजी तो यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट को इश्तियाल दिला रहे हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करे, और सुप्रीम कोर्ट जब वो कार्रवाई शुरू करेगी और जल्दी में कोई फैसला भी देगी, लंबा वो उस कार्रवाई को नहीं चला सकती। जब वो फैसला देगी तो उसके बाद फिर जो हुकूमत ने जो प्लान बनाया हुआ है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, तो वो बहुत ही एक खौफनाक किस्म का प्लान है। मतलब अब तो पार्लियामेंट सामने खड़ी कर दी उन्होंने इन 3 जजेस के, तो और क्या कर सकते हैं? ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस्तिकाह कमेटी में बुला लेंगे। देखें, जो लाहौर में परवेज़ लाई के घर पे हमला किया गया लेट नाइट जी, और उनका दरवाज़ा तोड़ा गया बख्तरबंद गाड़ी से, आपका क्या ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हो हमें तो पता ही नहीं था, उनको वाकई नहीं था पता? ये उन्होंने मैसेज दिया है, ये हर पाकिस्तानी शहरी को मैसेज दिया है, चाहे किसी भी ओहदे पर हो, कहीं पे भी बैठा हुआ है, कि तुम हमसे टकराओगे तो तुम्हारे घरों के दरवाजे ऐसे टूटेंगे बख्तरबंद के जरिए। हो सकता है बख्तरबंद से ऊपर की चीज़ आ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब तो यही चाह रहे हैं ना। इमरान खान साहब जब फौजी अफसरों के नाम लेंगे तो वो तो यही चाह रहे हैं ना कि सिस्टम मलियामेट हो जाए। तो अब सोचें कि इमरान खान भी वही चाह रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि इससे पहले कि मुझे गिरफ्तार करें या मुझे नाअहल करें, मैं शहीद हो जाऊं। और शहबाज शरीफ साहब भी यही चाह रहे हैं, सियासी शहीद, सियासी शहीद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सर हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 अप्रैल का जो फैसला था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने हैं, उस पर अमल दरामद किया जाए, और अगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होते तो उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर निकल के एहतजाज करेंगे। क्या अब भी कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल सकता है? क्या मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी है? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है
नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारा ने। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या अब पंजाब में इलेक्शन का फैसला अदालत में होने जा रहा है या सड़कों पे होने जा रहा है? क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि अगर 14 तारीख को इलेक्शन नहीं हुए तो सड़कों पे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया शिदात साहब। देखिए, आज 7 मई हो गई है और मुझे नहीं लगता कि अगले 7 दिनों के अंदर इंतखाबात पंजाब में मुमकिन होंगे। और क्या ही अच्छा होता अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये भी ऐलान करते कि हम खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन चाहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा में हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि तमाम तर फोकस पंजाब पे है, 63A की गलत तशरीह की जाए और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत कायम हो तो उसका असर भी पंजाब के ऊपर, उस हुकूमत को बाद में तोड़ा जाए, उसके बाद बाकायदा कोर्ट के अंदर ये मामला जाएं और उसके बाद पंजाब के इलेक्शन का अनाउंस किया जाए। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली नहीं टूटी? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं होने? और मुझे नहीं लगता ये फैसले सड़कों पर होंगे। मुझे ये लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ कि मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करने पर इत्तेफाक हुआ। अब ऑब्वियसली एक बोन ऑफ कंटेंशन है, एक डेडलॉक आया और वो वफाकी हुकूमत की तहरीर के हवाले से आया। हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना तहरीरी जवाब जमा करा चुके हैं कि हमें IMF के मुआहदे का इंतजार है, हमने बजट पास करना है, दोस्त ममालिक से जो हमारे माली मामला चल रहे हैं उनको तक पहुंचाना है। तो ये सारी मुश्किलात जो हैं ये केयर टेकर गवर्नमेंट आके हल नहीं कर सकती, ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने ही करना है। तो मुझे लगता है कि अभी गुंजाइश है, मगर 14 मई को अब इलेक्शन मुमकिन नहीं है। सही, ये वैसे बड़ी मुस्बत बात है कि आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की गुंजाइश अभी मौजूद है, लेकिन किस तरीके से मौजूद है? इमरान खान कह चुके हैं कि 14 मई से पहले आप असेंबलियां तहलील करें, वो आप करेंगे नहीं। आप लोग जो लचक दिखा रहे थे वो ये थी कि चले हम 30 जुलाई तक असेंबलियां तहलील कर देते हैं, वो इमरान खान के काबिल कबूल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कह दिया कि ये मसला है हुकूमत की अना और हट धर्मी का, तो फिर कैसे गुंजाइश मौजूद है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कुछ साइडलाइंस पे उस दिन भी आपने देखा कि कोर्ट के बाहर ख्वाजा साद रफीक साहब की और फवाद चौधरी साहब की आपस में गुफ्तगू शनीद हुई और कुछ बातें जो हैं वो ऑब्वियसली साथ साथ चलती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ है, हम भी चाहते हैं कि इस साल इंतखाबात हो, और अगर ये डेडलॉक बरकरार रहा तो इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। और ये पॉलिटिकल कंसेंसस सियासी जमातों ने डेवलप करना है। कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि मुज़ाकरात के हवाले से हम ना तो इसमें हिदायत जारी कर सकते हैं ना मुदाखलत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ से तो अभी भी गुंजाइश है और उधर से भी कुछ रवाबित जो हैं वो कायम हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामला किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। मगर इसके साथ साथ देखिए हमारा एक, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे करूँ, क्योंकि चले ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि अब तो 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो सकते पंजाब के, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते तो आपको ये खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त अहकामात आ सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस वक्त जो माहौल पैदा हो गया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट तक नहीं जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हमने कोई ऐसी वजह नहीं दी कि वो हमारे पे कंटेम्प्ट लगा सकें। जो भी मामला एग्जीक्यूटिव के पास आया, फेडरल गवर्नमेंट के पास, काबीना के पास या बराह रास्त वजीर आजम के पास, उस पर कोई फैसला हमने खुद नहीं किया। वो तमाम मामला जो है वो पार्लियामान को रेफर किए गए, पार्लियामान ने उस पर फैसला किया है। पार्लियामान सुप्रीम इदारा है। आजकल बहुत सारे खुद साख्ता यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स जिनको लीगल इतनी नोहाउ नहीं है, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कैसे हो गई। सुप्रीम का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा है। तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि पार्लियामान सुप्रीम इसलिए है कि वो आइन का खालिक इदारा है। पार्लियामान सुप्रीम इसलिए है कि वो कानून ये है कि आइन की रूह से तमाम दो दफा उस फाइनेंसिंग को, उस ग्रांट को रिजेक्ट कर चुका जिसके तहत इलेक्शन। सही है, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि कोर्ट जो है वो फिर तौहीन अदालत की तरफ जाए। लेकिन सर आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की गुंजाइश है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हुकूमत भी कुछ ना कुछ पीछे हटने के लिए तैयार होगी। पहले 30 जुलाई की खबरें सामने आ रही थी, क्या उससे भी पीछे आ सकती है हुकूमत के? ठीक है, हम बजट पेश करके 30 जून या पहले हफ्ते में जुलाई के असेंबलियां तहलील कर देंगे। नहीं, देखिए, अब देखें ना, 30 जून को बजट आता है
अब जुलाई के महीने में जो मामला तय होने हैं दोस्त ममालिक के साथ या IMF के साथ, उसको तो वक्त दरकार है। मगर ये जो फंड्स वाली बात मैं आपको बता रहा था कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बराह रास्त स्टेट बैंक को कहती है या फाइनेंस डिवीजन को कहती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो दोनों इदारे स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री वो पार्लियामान के पाबंद हैं। और इससे बात आगे भी बढ़ चुकी। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने ये फरमाया कि फिलहाल क्योंकि ये फाइनेंस बिल रिजेक्ट हो चुका, फॉर द टाइम बीइंग हमें लगता ये है कि फाइनेंस बिल के रिजेक्ट होने के नतीजे में वजीर आजम को एतमाद हासिल नहीं है ऐवान का। वो हम एतमाद का वोट भी ले चुके हैं 180 अरकान का। तो पार्लियामान खड़ी हो गई है और पार्लियामान ने एक फैसला कर दिया है, वो अनडू नहीं हो सकता। इलेक्शन का जो हल निकलना है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं निकलना, वो मुज़ाकरात के नतीजे में निकलना है। मुज़ाकरात में कितनी लचक दिखा सकती है हुकूमत? अब देखिए, हम तो बाउंड हैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ, पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के साथ, और इस बात के साथ कि IMF का मुआहदा हो, दोस्त ममालिक के साथ मामलात हो। वो तो पिछले 7 महीने हो गए साद डार साहब को आए हुए, और मुज़ाकरात जब IMF टीम गई उसको 3-4 माह हो चुके हैं, लेकिन नहीं हो रहा ना। वो तो पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा 30 जून तक। नहीं, बट देखे ना, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, हुकूमत उस पर गिव अप नहीं कर सकती। दोस्त ममालिक के साथ अपने मामलात को आगे चलाना है, तो वो तो 30 जुलाई से तो पहले हम किसी सूरत मूव नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक होना चाहिए कि इलेक्शन का जो भी हल निकलेगा वो मुज़ाकरात के नतीजे में निकलेगा। थोड़ी उनको लचक दिखानी होगी, अगर नहीं दिखाएंगे तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा, 30 जुलाई से पीछे आप नहीं हट सकते, उनको लचक दिखानी होगी, लेकिन इसके लिए हुकूमत कम से कम कोई साजगार माहौल तो पैदा कर सकती है ना। अताउल्लाह तारड़ साहब, कल तहरीक इंसाफ ने रैली निकालनी थी, उन्होंने लाहौर में निकाली, लेकिन इस्लामाबाद में एक तो पता नहीं किस वजह से पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से दफ़ा 144 आपने लगाई हुई है, और फिर जब वो आए कारकुनान तो उनको औरतों को मर्दों के सामने घसीट के वैन में डाला जा रहा है। अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की भी थी 144 की, जो कि जिसकी मैंने कहा कि वजह समझ नहीं आती क्यों लगाई है, तो पर्चा कर देते आप, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते। लेकिन इस तरह फीमेल कारकुनों को सड़क पे घसीट के वैन में डालना, ये कहीं से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो नहीं है ना? कोई माहौल तो आप भी पैदा करें ना। 144 लगी थी जब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हुए, यहाँ पे ग्रीन बेल्टें जलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं किन तक ये खबर भी पहुंची है कि नहीं कि हमने अलाउ नहीं किया। मैं एज अ डेमोक्रेट, एज अ ग्रास रूट पॉलिटिशियन ये समझता हूँ कि 144 नहीं लगनी चाहिए। और आप देखें कि इनके कारकुनान इन टॉक्स के दौरान हमने रिहा भी किए। खवातीन की भी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, मगर इनको भी चाहिए कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की तरह कानून का एहतराम करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। ये ताली दोनों हाथों से बचती है। हाँ, लेकिन देखिए, ये कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जहां पे बोलने की आज़ादी ना हो, जहां पे राइट ऑफ असेंबली ना हो। ये आपका आइन आपको ये आज़ादी देता है, और एक लंबे अरसे तक आप अगर ये पाबंदी लगा के रखेंगे तो एक तो वो गलत है। दूसरा, अगर आपने ये पाबंदी लगा के रखी है और फिर भी कारकुनान आते हैं, उनको आप इस तरह घसीटेंगे औरतों को, तो होगा क्या? आपको पता है हमारी सियासत में कल आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना, कल कोई और हुकूमत आएगी, खुदा न खास्ता आपकी खवातीन वर्कर को इस तरह घसीटा जाएगा, उस वक्त आप शोर मचा रहे होंगे। ये विजुअल्स किसी भी तरीके से किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए अच्छी मिसाल नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये स्पेशली जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जब तक के वो कानून के बाइंड्स के अंदर और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, वो बिल्कुल खवातीन के साथ ना तशद्दुद होना चाहिए, ना इस तरह की जोर जबरदस्ती होनी चाहिए। तो हर किसी को राइट हासिल है कि वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करे, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो कल क्यों हुई? कल तो कोई हमने नहीं देखा कि दरख्तों को जलाया गया हो। कल की बात करें ना, माजी में जो हुआ उसकी वजह से आपने औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया। कर देता हूं, जो जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब, नहीं पहुंचे। अताउल्लाह तारड़ साहब, जो बात इस्लामाबाद में 25 सवाल सुन लीजिए, जो वाकया 25 मई को इस्लामाबाद में हुआ या जो जमान पार्क में हुआ, उसकी वजह से तो आप यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते ना। कल तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर क्या नौबत पड़ी कि पुलिस इनको घसीट के वैन में डाल रही थी? उसका जवाब दीजिए ना। देखिए, नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, ये इन चीजों को आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता। 144 क्यों लगाई गई? इसलिए लगाई गई कि लाहौर में इनके कारकुनान के पास पेट्रोल बम्स थे, लाहौर में दहशतगर्द मौजूद थे, वो आइडेंटिफाई हुए, रिपोर्ट्स आई। कल जो एक वाकया वहां पे इनके कारकुनान ने KPK में किया है, वो क्या आपके सामने नहीं है? उस वजह से आप लोगों ने जरूरी समझा, सेंसिटिव इशू है, उस वजह से आप लोगों ने जरूरी समझा कि फिर इन कारकुनों को इस तरह हम घसीट के वैन में डालते गिरफ्तार कर लेते। देखिए, मैं इसको बिल्कुल मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं इसको कंडोन करूं। मैं कंडेम करूंगा कि खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, मगर इनके कारकुनान को चाहिए कि पहले बाकायदा इजाजत लें। एक तरीकेकार है कि एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेके आपने प्रोटेस्ट करना है,
जगह का तयन करना है। बहुत बहुत आपको शुक्रिया, फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बहुत बहुत शुक्रिया। अताउल और तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब में इलेक्शन का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से अगला हफ्ता बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं और इमरान खान इलेक्शन ना होने की सूरत में दोबारा सड़कों पर आने की धमकी दे चुके हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद हुकूमत इलेक्शन करवाने के हक में नहीं है। चीफ जस्टिस उमर रता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जुमे को इस केस की आखिरी समाअत की थी और इस समाअत में 3 रुकनी बेंच इस नतीजे पर पहुंचा था कि यह मामला सियासी जमातों पर छोड़ा जाए कि वो खुद मिल बैठकर इसका हल निकालें, मगर अभी तक इस समाअत का ना कोई ऑर्डर जारी हुआ है और ना ही ये इल्म हो सका है कि इसकी अगली समाअत कब होगी। जबकि आज लाहौर में एक सेमिनार से खिताब में चीफ जस्टिस उमर रता बंदियाल ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हमारा फैसला मौजूद है, जिसकी अपनी एक ताकत है। हो सकता है कि इस पर आज अमल दरामद ना हो, मगर ये वक्त की कसौटी पर पूरा उतरेगा और कल इस पर अमल दरामद जरूर होगा। The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. अहम बात यह कि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद ना हो, यानी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना हो। जबकि जुमे को समाअत में चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 4 अप्रैल के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फरीजा अंजाम दे रही है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज अपने खिताब में 90 रोज में इलेक्शन करवाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अगर आइन 90 दिन में इलेक्शन की बात करता है तो 90 दिन ही कहना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी मर्जी की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us. Please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. चीफ जस्टिस उमर रता बंदियाल जोर देकर कह रहे थे कि अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो 90 दिन में ही इलेक्शन होंगे, मगर अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का जो हुक्म जारी किया हुआ है वो खुद 90 दिन के अंदर के बजाय 120 दिन तक जा चुका है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला मुतल्लका फोरम भेजने का फैसला भी दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से 1 मार्च को अपने फैसले में लिखा था कि आम हालात में तो पंजाब में इलेक्शन सदर मुमलकत की ऐलान करदा तारीख यानी 9 अप्रैल को होने चाहिए थे, मगर हमें बताया गया है कि इलेक्शन की तारीख देने में ताखीर की वजह से 90 दिन की डेडलाइन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर अब 90 रोज के अंदर इलेक्शन मुमकिन नहीं है तो इलेक्शन कमीशन एक ऐसी तारीख तजवीज़ करे जो बेरिस मिनिमम यानी कि कम अज़ कम मुद्दत के अंदर इलेक्शन यकीनी बना सके। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई की तारीख तजवीज़ की और सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में जो 90 दिन से आगे जाने की गुंजाइश रखी थी उसकी वजह से इलेक्शन की तारीख 105 दिन तक जा चुकी थी। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 30 अप्रैल से आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी अमल दरामद बेंच ने 4 अप्रैल के हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। यानी 90 दिन में इलेक्शन करवाने का मामला अब 120 दिन तक जा पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले की वजह से 13 रोज जाया हुए, इसलिए इलेक्शन की तारीख को 14 मई तक आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ये गुंजाइश निकालने को तैयार है कि अगर सियासी जमातें
मिल बैठकर एक दिन एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं तो ये मामला हल किया जा सकता है। यानी चीफ जस्टिस ने आज फिर 90 रोज में इलेक्शन करवाने की बात तो की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों की वजह से मामला 90 रोज से आगे जा चुका है और अब मजीद आगे भी जा सकता है। हम इन तमाम मामलों से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हसनात मलिक ने। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात, आपने हमें ज्वाइन किया। हसनात साहब, एक तरफ तो इमरान खान है जो कि कह रहे हैं कि जो 14 मई का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन यकीनन 14 तारीख को अब इलेक्शन होते नजर तो नहीं आ रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पिछली समाअत में मिक्स सिग्नल्स दिए थे। एक तरफ वो ये कह रहे थे कि सियासतदानों को साथ बैठ के मामले को हल करना चाहिए, लेकिन हम कोई हिदायत नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि 14 मई का जो फैसला है वो इन फील्ड है, उस पर अमल करवाने के लिए हम आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने हमें किसी इम्तिहान में डाला तो हम यकीनन उसका सामना करेंगे। तो क्या लग रहा है कि मामला अद्याप किस तरफ लेके जा सकती है? जी शहजाद, जो अगला हफ्ता है वो इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल किस तरह अपना फैसला अमल दरामद कराएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है उनको भी अंदाज़ा है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले हर चीफ जस्टिस की ख्वाहिश होती है कि वो कोई लेगेसी बना के जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठा करना तो उनके लिए मुश्किल लग रहा है। वो चाह रहे हैं कि उनके टेन्योर में कम से कम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 90 दिन के इंतखाब इंश्योर हो। खासकर पंजाब में केपी के हवाले से खामोशी है, मामला पेशावर हाई कोर्ट में भेज दिया गया। इस हवाले से वो जो है वो ये बात इस पे फोकस करें। अब वो किस तरह करें, क्योंकि वो कंटेम्प्ट की तरफ भी नहीं जा रहे कि किसी गवर्नमेंट फंक्शन के खिलाफ कंटेम्प्ट करें। ना हमने उनके टेन्योर में देखा कि किसी हुकूमती या किसी मीडिया पर्सन के खिलाफ तौहीन अदालत की है, और ना उनका कोई मिजाज है कि इस किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का। और एक मामला है जो है कि जी मनी बिल अगर हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करा पाई जिस तरह पिछली दफा भी, उसके उन्होंने आर्डर में कहा था कि कुछ कॉन्सिक्वेंस होंगे। क्या वो ये कह देंगे कि जी वज़ीर आज़म और हुकूमत जो है वो अपनी जो आईनी हैसियत है वो लॉस कर चुके हैं, क्योंकि वो एक जो वो एक मनी बिल है वो अप्रूव नहीं करा सके नेशनल असेंबली से। कोई इस किस्म की नई जुरिस्प्रूडेंस आ सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, तो इसी तरह उसको कहना चाहिए, बगैर किसी एक्सक्यूजेस के ये कहना चाहिए कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि जो पहला ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत करें और डेट दें, उसमें भी ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, इसलिए अगर 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते तो आप बेरेस्ट मिनिमम टाइम में करवाएं। और फिर जो डेट आई हमने देखा उसने वो 90 दिन के अंदर की नहीं थी, 30 अप्रैल की जो पहली डेट थी उस 105 दिन की डेट। और फिर जब इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, 8 अक्टूबर को होंगे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी, यानी कि वो भी 90 दिन नहीं थे, 120 दिन थे। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सियासतदान आपस में मिलकर अगर मामला हल कर ले तो वो भी ठीक है, यानी कि वो इसके लिए भी तैयार है कि 120 दिन से ऊपर चला जाए मामला। लेकिन दूसरी तरफ से यह भी कहा जाता है कि स्ट्रिक्टली 90 दिन का ही आइन कहता है और 90 दिन ही होना चाहिए। जी देखें, इस हवाले से अब बड़ा अजीब सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब के हवाले से तो 90 दिन की बात करती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में खामोशी है। वो मामला पेशावर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन ही एंटरटेन नहीं की। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लायंस है वो ड्यू प्रोसेस से होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइसोलेशन में एक जो है वो एक चीज एक प्रोविजन है उसको देखे, उसके साथ और भी जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं उनको भी मद्देनजर रखना होगा। और मेरा ख्याल है अब रियलाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये है कि जब पंजाब पे दबाव आएगा तो फिर नेशनल असेंबली की भी बात होगी और दूसरी असेंबली के भी इलेक्शन इकट्ठे हों और वो हों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की टेन्योर से पहले, क्योंकि जुडिशियल पॉलिटिक्स भी नेशनल पॉलिटिक्स का लिंकअप है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी जो इंतखाबात होंगे और उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो जुडिशियल पॉलिटिक्स पे उसका असर नहीं होगा। जुडिशियल पॉलिटिक्स इस वक्त जो डिवाइड है 7-8 की, और जो 2 जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रहे तकरीबन 6-7 महीने से, तो ये चीजें ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो है आइन की बात है, किसी आइन का अमल दरामद है, लोग इसको और तरीकों से और चीजों से के साथ मिला के देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहां तक बात है कि जी चीफ जस्टिस साहब का कि जी 90 दिन का मामला है, तो बिल्कुल वो उस सियासी जमातें वो बात भी करें,
तो यही बात आती है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी आपस में मिल बैठ के मामला हल करें, तो इसमें मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि थोड़ा पीटीआई को भी कहे कि वो भी लचक दिखाए। लग ये रहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। पिछले एक साल से हुकूमत ये दावा कर रही है कि जो इस साल फाइनेंसिंग गैप होगा उसको पूरा करने के लिए दोस्त ममालिक की तरफ से यकीन दहानियां मिल गई हैं। पहले यह दावा साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से किया गया और फिर अक्टूबर में जब इसाक डार साहब वजीर खजाना बने तो उसके बाद से वो भी ये दावा कर रहे हैं कि दोस्त ममालिक से हमें श्योरिटी मिल गई है, जो फाइनेंसिंग गैप है वो पूरा हो जाएगा। IMF को यकीन दहानियां करवा दी गई है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जल्द हो जाएगा। और अब पिछले दिनों ये खबर भी सामने आ गई कि IMF को डायरेक्टली सऊदी अरब और UAE ने $3 बिलियन की यकीन दहानी करवाई है, लेकिन इसके बावजूद IMF ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट की मुकम्मल यकीन दहानी नहीं मिल जाती तब तक 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शहबाज राना ने। शहबाज राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दे। क्या इस वक्त जो रुकावट है IMF प्रोग्राम बहाल होने में या 9th रिव्यू मुकम्मल होने में वो यही है कि अब तक जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है जिसकी IMF बार बार डिमांड कर रहा है वो यकीन दहानी मुकम्मल तौर पर नहीं दी जा सकी है उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है, जो पाकिस्तान को पैसा कितना चाहिए जून तक, एक तो ये अभी चूंकि प्रोग्राम जून 2023 तक है, तब तक कितना पैसा चाहिए, और दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जुलाई दिसंबर 2023 तक कितना आपको पैसा चाहिए। अभी जो मसला IMF के साथ चल रहा है, ये इस वक्त की जो फाइनेंसिंग गैप इमीडिएटली आपकी मई और जून की पीरियड की है, और ये सिलसिला फरवरी से आपको पता चला हुआ है उसका है। अगर सऊदी अरब ने $2 अरब की कमिटमेंट दे दी है और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी आपको $1 अरब की कमिटमेंट IMF या पाकिस्तान को शायद डायरेक्टली नहीं दी, तो उसके बावजूद शहजाद साहब हमारा अभी भी कम से कम को $3 अरब का फाइनेंसिंग गैप अपनी जगह पर मौजूद है। अब इशू ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश ये है कि पहले $3 अरब की जो फाइनेंसिंग है उसकी बेस के ऊपर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, और जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद हुकूमत का ये ख्याल है कि जो बाकी $3 अरब है उसको अरेंज करना आसान होगा। वो कहाँ से ये हुकूमत अरेंज करना चाह रही है? वो करना चाह रही है वर्ल्ड बैंक से, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वहाँ से, और उसके साथ कुछ 1 से $1.5 अरब की कमर्शियल फाइनेंसिंग या कमर्शियल फॉरेन बैंक्स के लोन्स की बात हो रही है। IMF ये कह रहा है कि आप हमें जो फाइनेंसिंग ये बता रहे हैं सोर्सेज, खास तौर पर जो कमर्शियल फाइनेंसिंग वाला है, ये इतना आपका इसके ऊपर इतना रिलाय नहीं किया जा सकता। अगर आप श्योर हो कि आपको ये पैसा मिल जाएगा तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले आप जो फॉरेन कमर्शियल बैंक का आप जो कह रहे हैं कर्जा लेके आना, तो आप उसकी अश्योरेंस हमें दे दें, उसके बाद हम आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। तो जो अभी तक प्रॉब्लम है वो इस साइड के ऊपर है। ये जो आपने सही फरमाया कि IMF का कंसर्न ये है कि जब जुलाई अगस्त 2022 में हमने आपके साथ प्रोग्राम साइन रिवाइव किया, उसको एक्सटेंशन भी दी जून 2023 तक, उस वक्त जो IMF का बोर्ड था उसको ये बात बताई गई थी कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने अश्योरेंसेस दे दी हैं, वो अश्योरेंसेस अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुई। तो कल जब IMF बोर्ड के पास जाएगा, वहां से IMF की जो मैनेजमेंट है और जो स्टाफ है पाकिस्तान का, उससे ये सवाल होगा कि जो अश्योरेंसेस हुई थी उसका क्या बना। तो प्रॉब्लम ये है कि हम IMF को ब्लेम कर रहे हैं, हम जो पूरी पिक्चर है वो हम जो अपने लोकल आपके जो अवाम है, आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको हम पूरी पिक्चर नहीं बता रहे। और इसमें शहबाज जरा ये भी बताइएगा कि अब तो शायद बजट भी देखना चाहती है IMF के किस किस्म का बजट दिया जाएगा। अगर इस बात का इंतजार किया जाता है तो बजट तो 9-10 जून को पेश करना है और उसके बाद फिर असेंबली से पास होना है, तो क्या बजट से पहले आपको लग रहा है कि अगर हमें दोस्त ममालिक से कोई एश्योरिटी मिल जाती है, दूसरे इंस्टीट्यूशन से मिल जाती है फाइनेंसिंग नीड्स पूरी करने की एश्योरिटी, तो क्या बजट से पहले फिर भी हो सकेगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट? देखिए, ये एक कैश 22 की सिचुएशन है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो क्या बजट से पहले हो सकता है या नहीं हो सकता। जो तो आपकी 9th रिव्यू की कंडीशंस हैं, अगर तो वो मीट हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। अभी आपकी 9th रिव्यू की कंडीशन जो है वो अनमेट है, जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा के साथ मसला ये हो गया है, जो 10वां रिव्यू था आपका, उसका पीरियड था फरवरी 2023 का, वो गुजर गया। 11वां रिव्यू आपका आइडियली 2-3 मई को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसका पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो जब 11th रिव्यू का पीरियड आपका स्टार्ट हो गया तो IMF हैज एवरी राइट टू आस्क पाकिस्तान के जे आपने क्या किया। अब जो 11वां रिव्यू जून में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो बजट आप उसके हदो खाल क्या होंगे
अब कैसा बजट पेश करना चाह रहे हैं। इसमें शहजाद साहब जो ज़्यादा बड़ा मसला है ना वो फ्रेंडली कंट्री से ज़्यादा हमारा अपना है। जो हुकूमत का आउटलुक है इस वक्त, हुकूमत जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है, एक सियासी बजट की बात हो रही है, ये पाकिस्तान समेत और जो दूसरे IMF के अलावा, सॉरी नॉट पाकिस्तान, जो IMF है, IMF के अलावा जो बाकी हमारे जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनका भी एक कंसर्न है कि पाकिस्तान अगर एक लूज फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, अगेन एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चला जाता है, बारह कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे आपके जो क्राइसिस तो पहले ही आपका बहुत ज्यादा है, तो वो जो क्राइसिस आपने जो उसको फुल उसका ब्लोन उसका इम्पैक्ट आना वो एक्सेलरेट हो जाता है। तो इसलिए IMF आपका वो मतलब आप ये कह रहे हैं शहबाज राना साहब के नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर रहनुमाओं की तरफ से जो ये कहा गया है कि इस बजट में हमें आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना है, और सबको पता है ये इलेक्शन का साल है, तो इसने IMF और दोस्त ममालिक के कान खड़े कर दिए हैं कि किस किस्म का बजट देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। देखिए ना, IMF को इस बात का पता है कि ये प्रोग्राम जो हमारा भी चल रहा है रिवाइव हो, बहुत अच्छी बात है, ना भी रिवाइव हो तो फिर जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होगी, पार्टी जिसकी भी की होगी हुकूमत, उसको दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और इन एनी केस अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं है तो आप IMF के एक फिस्कल डिसिप्लिन में तो आप रहते हैं ना, आप IMF के एक मेंबर हो। अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं भी है तो जब आपने वर्ल्ड बैंक से पॉलिसी सपोर्ट लोन लेना है, आपने एशियाई तरक्याती बैंक से कोई बजट सपोर्ट का लोन लेना है, तो वो भी देखते हैं IMF की तरफ कि क्या वहाँ पे पाकिस्तान को गुड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी का कोई सर्टिफिकेट आप वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इस हुकूमत की और पिछली हुकूमत की दोनों की ये एक आपने एक वहाँ पे एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया है इन द आईज ऑफ द IMF कि अप्रैल 2018 में जो मिफ्ता इस्माइल ने बजट दिया वो आपको पता है पॉलिटिकल बजट था, और सितंबर 2018 में जो असद उमर थे उन्होंने उस बजट को रिवाइज किया था। इसके बाद जब ये PTI की हुकूमत गई, मार्च 2022 में IMF का मिशन के साथ आपकी टॉक्स होनी थी, फरवरी में इन्होंने एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। अभी यहाँ लेकिन इस पर आपकी क्या राय है शहबाज राना साहब, क्योंकि इस वक्त एक ये भी बात कही जा रही है कि शायद डेलिबरेटली हुकूमत चाह भी नहीं रही कि IMF का प्रोग्राम, क्योंकि अगर IMF प्रोग्राम होगा तो बजट उस हिसाब से देना पड़ेगा, इलेक्शन में आवाम को रिलीफ देना है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली एक IMF बजट हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं सोच है हुकूमत की कि ठीक है इस वक्त अगर हम थोड़ा सा सरप्लस दिखा भी रहे हैं अपने करंट अकाउंट में, दोस्त ममालिक से कुछ पैसे की एश्योरिटी मिल जाए तो हम IMF प्रोग्राम पे नहीं जाते, हम अपना बजट पेश करते हैं, फिर इसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी वो चली जाए IMF के पास, चाहे वो उनकी अपनी हो या किसी और की हुकूमत हो। शहजाद इकबाल साहब, आपने अभी ये जो बात की है ये बहुत अहम बात है और आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। हमें भी कुछ इस किस्म की वाइब्स आई हैं कि कहीं ना कहीं ये थिंकिंग मौजूद है कि ठीक है अगर IMF डिले हो रहा है तो होने दें, आप अपना एक बजट पेश करें, उसके बाद आपको पता है कि सियासी जो टॉक्स हो रही हैं इनकी अगर केयर टेकर्स आ जाते वो जाने और फिर उनका काम जाने, इस किस्म की एक सोच पाई जाती है। क्या पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो 300 अरब डॉलर प्लस की इकोनॉमी है आपकी, इतना बड़ा मुल्क है ये, क्या हुकूमत अगर चाहे तो ये फाइनेंसिंग जो गैप है वो फुलफिल उसको जो फिल नहीं कर सकती? एक चीज़। दूसरा, अब इनकी जो स्ट्रेटजी मुझे लग रही है शहजाद साहब कुछ इस किस्म की लग रही है कि इन्होंने इंपोर्ट्स को बिल्कुल ही अब रोक दिया है किस्म का, जो बहुत ही एसेंशियल आपकी इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, जिसके बगैर आपका गुजारा आपका जो है वो नहीं हो सकता, वो आपकी जो फ्यूल इंपोर्ट्स हैं वो कुछ हो रही हैं, कुछ एसेंशियल आपकी जो आपका एक एडिबल ऑयल है वो हो रही है, कुछ चंद और चीज़ें इंपोर्ट हो रही होंगी, अभी डिटेल्स आ जाएगी। अगर पाकिस्तान 3 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है और उसकी तकरीबन आपकी जो एक्सपोर्ट्स है और रेमिटेंस है वो मिला के कुछ 4-4.5 अरब डॉलर आपका पर मंथ आपका इनफ्लो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत एक ऐसी स्ट्रेटजी की तरफ चली गई है जहां पे उसने ये शायद फैसला कर लिया कि इकोनॉमी का जितना भी नुकसान होता है वो लोगों को महंगाई की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आती रहें, क्योंकि जब सप्लाई शॉर्टेज होगी तो आपकी इन्फ्लेशन होगी, बाकी जो फैक्टर्स हैं, अगर वो ये करंट अकाउंट जो एक सरप्लस आया है मार्च में और अप्रैल में भी उसी ट्रेंड को लगता है उन्होंने कंटिन्यू रखा और मई में भी रखते हैं, तो फिर शायद स्ट्रेटजी यही है कि IMF को डिले करो, थोड़ी सी सेविंग्स करो जो बाहर से इनफ्लोज में आ रही है, बट आई टेल यू वो आर्टिफिशियल सेविंग्स हैं, वो नुकसान ज्यादा कर रही हैं। आप अपना जो डिफॉल्ट है उसको डिले कर रहे हैं, तो अगर ये स्ट्रेटजी चलेगी तो शॉर्ट टर्म में हुकूमत का फायदा हो जाएगा, जो दिवालिया उनका खदशा आपके सर पे सवार है वो आपको नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।